This is FM 101. All right, Assalamu alaikum. This is FM 101. And this is your RJ Sonia Khan and welcome to FM 101 Lahore Studios. आज 9 अप्रैल साल 2021 और दिन है आज बहुत ही प्यारा, बहुत ही मुकद्दस और बहुत ही स्पेशल जुम्मतुल मुबारक का। वक्त हुआ है 3:05 और हम पेश खिदमत हैं एक बहुत ही स्पेशल प्रोग्राम लेकर, जो कि है आवाज़ फाउंडेशन की आवाज़। और आवाज़ फाउंडेशन का ये जो प्रोग्राम है, ये गाहे बगाहे हम आपकी समाअतों के लिए लेकर आते हैं तरतीब देकर, जिसका मकसद है पाकिस्तान में तालीम की जो मौजूदा सूरत हाल है उसका जायज़ा लेना, बिलखुसूस ख़वातीन और बच्चियों की तालीम का जो बुनियादी हक है उसके हवाले से हम करते हैं आपको बाखबर कि पाकिस्तान में बच्चियों की तालीम के हवाले से जो मसाइल हैं वो क्या हैं, उन मसाइल के जो हल हैं वो क्या तजवीज़ किए जाते हैं और उन तजावीज़ पर किस हद तक अमली जामा पहनाया जा रहा है पाकिस्तानी हुकूमत की जानिब से, पाकिस्तानी उन तमाम समाजी तंजीमों की जानिब से जो कि पाकिस्तान की फलाह और बहबूद के लिए और पाकिस्तानियों की बेहतरी के लिए काम कर रही हैं, जिनमें से एक इदारा है आवाज़ फाउंडेशन। तो आज अब से लेकर ठीक 4 बजे तक ये स्पेशल प्रोग्राम आप सुनेंगे FM 101 के लाहौर स्टूडियो से। मुझे कहते हैं सोनिया खान और रहेगा आप हमारे साथ और जानिएगा पाकिस्तान में ख़वातीन और बच्चियों की तालीम की ताज़ा तरीन सूरत हाल के हवाले से ये अवेयरनेस प्रोग्राम। कहते हैं जी एजुकेट अ गर्ल एंड शी विल चेंज द वर्ल्ड, और ये भी कहते हैं कि सेहतमंद औरत सेहतमंद मुआशरा, तालीम याफ्ता औरत तालीम याफ्ता मुआशरा। जी हाँ, एक खातून एक बच्ची जब तालीम याफ्ता होती है तो सिर्फ उस तालीम का फ़ायदा उसे नहीं होता, बल्कि उसके पूरे ख़ानदान और आइंदा आने वाली तमाम नस्लों तक उसका जो फ़ायदा है, उसका जो समर है वो खाया जाता है। तो आज इस हवाले से हम बहुत ही स्पेशल गुफ्तगू करेंगे, जिसके लिए हमारे स्टूडियोज में हम गुफ्तगू करेंगे एक समाजी कारकुन के साथ जिनका नाम है राशिद इकबाल। राशिद इकबाल साहब एक सोशल एक्टिविस्ट हैं, पाकिस्तान में ख़ास तौर पर पंजाब में बच्चियों की तालीम के हवाले से काफ़ी सरगर्म अमल हैं। बाखबर हैं कि पाकिस्तान में बिलखुसूस पंजाब में इस हवाले से क्या इक़दाम हो रहे हैं, जबकि पाकिस्तान की जो बच्चियाँ हैं, पंजाब की जो बच्चियाँ हैं, उनको किस किस्म के मसाइल जो हैं उनका सामना है। तो आइए अपनी गुफ्तगू का आगाज करते हैं। सबसे पहले हम राशिद इकबाल साहब को FM 101 के लाहौर स्टूडियोज में आवाज़ फाउंडेशन के स्पेशल प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी राशिद साहब, आप कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। वेलकम टू आवर शो। और जैसे कि आपने प्रोग्राम के तारुफ में सुना कि हम अपने प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे पंजाब में ख़वातीन और बच्चियों की तालीम के हवाले से ऐसे तमाम इक़दामात को जो कि आने वाले वक्त के बेहतरी के लिए और बच्चियों की तालीम के बुनियादी हक को पूरा करने के लिए उठाए जा रहे हैं। तो इस हवाले से यकीनन आप बहुत एक्टिव हैं, आप की काफ़ी नॉलेज है इस हवाले से कि एजुकेशन के हवाले से क्या काम जो है वो किए जा रहे हैं। अगर हम बात करें पीफ की, जो कि पंजाब एजुकेशन एंडोमेंट फंड है, तो सबसे पहले मैं अपना सवाल आपसे ये करना चाहूंगी कि पीफ बुनियादी तौर पर क्या है? जी बहुत शुक्रिया आपका। देखिए वैसे तो पंजाब में बहुत सारे इदारे काम कर रहे हैं बच्चियों की तालीम के लिए, बच्चों की तालीम के लिए, ठीक है, NGOs भी हैं और गवर्नमेंट की सतह पे भी बहुत सारा काम हो रहा है। इसी पेशरफ्त में पंजाब गवर्नमेंट का ये इदारा जिसका अभी आपने नाम लिया, पीफ पंजाब एजुकेशन एंडोमेंट फंड, ठीक है, ये भी 2008 से काम कर रहा है। पीफ ये 2008 में पंजाब गवर्नमेंट ने ये एक इदारा बनाया था। इसका मकसद ये था कि ऐसे इलाके या ऐसे लेस प्रिविलेज बच्चे जिनके पास वसाइल नहीं है, उनको वसाइल मुहैया किए जाएं, उनको कुछ इंसेंटिव दिए जाएं ताकि वो लोग जो उनसा है वो तालीम की तरफ बढ़ सकें, तालीम हासिल करें, अपने आप को इस मुल्क की जो तरक्की है उसमें उनका अपना हिस्सा डाल सकें, उनको मौके मिल सकें कि वो उन वसाइल की वजह से, यानी वसाइल की कमी की वजह से जो पीछे रह जाते हैं वो आगे बढ़ सकें। सही। ठीक है। तो ये जैसे कि आपने बताया पीफ के बारे में कि बुनियादी तौर पर ये अंडर प्रिविलेज जो हमारी कम्युनिटी से ताल्लुक रखने वाली बच्चियां हैं जिनके पास वसाइल महदूद हैं, उनके लिए बनाया गया ये इदारा। तो ये इदारा सर कब कायम हुआ? जी ये
इस जून से 2008 में इसका क्याम अमल में आया था। ठीक है, पंजाब गवर्नमेंट ने इसको कॉम्प्लेंट ऑर्डिनेंस के तहत इसको एक कंपनी के तौर पे कायम किया। और इब्तदाई तौर पे ये 2 बिलियन का फंड था। ये क्योंकि जिस तरह इसके नाम से इजारे के एंडोमेंट फंड था, बेसिकली इसको एक स्पेशल पर्पस के लिए इस फंड को मुख्तस किया गया था। ठीक है जी। कि इसमें उन्होंने 2 बिलियन से अपनी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट की, 2 बिलियन के प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, और फिर जो इसकी जो 2 बिलियन है इससे जो आमदन हासिल होती है, मतलब ये इस प्रोग्राम में जो सबसे खूबसूरत बात थी वो ये थी कि ये सारा यानी वन टाइम एक्सपेंस नहीं करना, वन टाइम खर्च नहीं हो रहा था, बल्कि इस 2 अरब से जो आमदन हासिल होती थी उसको खर्च करना था बच्चों के ऊपर। और ये 2008 में स्टार्ट हुआ और आहिस्ता आहिस्ता इसको गवर्नमेंट बढ़ाती गई, और अभी जो उनसे मेरे ख्याल से ये कोई 13.5 बिलियन का ये इदारा बन चुका है, ये फंड बन चुका है अपने स्टार्ट से लेकर अब तक। और आपको सुन के ये खुशी भी होगी कि ये पाकिस्तान का एंडोमेंट फंड सबसे बड़ा एंडोमेंट फंड है जो स्पेशली एजुकेशन के लिए काम कर रहा है। राइट। और इस 13.5 बिलियन के अमाउंट से अब तक कुछ 22 बिलियन के जो वज़ाइफ हैं वो बच्चों को और बच्चियों को पूरे पंजाब में दिए जा चुके हैं अब तक। सही। तो बुनियादी तौर पर पीफ के कयाम का मकसद जो है, वैसे तो आपने जिक्र किया कि जो महदूद वसाइल वाले लोग हैं उनको फैसिलिटेट करना ताकि वो तालीम हासिल कर सकें, लेकिन टेक्निकली मैं चाहूंगी कि आप थोड़ा मजीद एलाबोरेट कीजिए। आपने अभी वज़ाइफ का एक लफ्ज इस्तेमाल किया, दैट मीन्स कि स्कॉलरशिप्स और वज़ाइफ की सूरत में ये रकम जो है वो जरूरतमंदों तक पहुंचाई जाती है तालीम के मकसद के लिए, लेकिन थोड़ा सा बताएंगे कि ये प्रोसेस आप कैसे करते हैं और कैसे लोग जो है वो मुस्तफीद होते हैं इस फंड से। जी, ये जो उनका इस इदारे में बेसिकली जो बच्चों को स्कॉलरशिप, ये स्कॉलरशिप का ही इदारा है, बच्चों को स्कॉलरशिप देता है, और स्कॉलरशिप के लिए मुख्तलिफ लेवल है, मुख्तलिफ कैटेगरीज में स्कॉलरशिप दिया जाता है। ठीक है, यानी कि जिस तरह आप कह सकते हैं कि जो पहला स्कॉलरशिप दिया जाता है वो मैट्रिक लेवल के ऊपर दिया जाता है, फिर इंटरमीडिएट लेवल के ऊपर स्कॉलरशिप दिया जाता है, फिर इसी तरह ग्रेजुएशन और मास्टर यूनिवर्सिटी लेवल में मास्टर लेवल के स्कॉलरशिप दिया जाता है। और पिछले 4 साल से जो एक बहुत बड़ा इन्होंने कोर्स स्टेप लिया वो पीएचडी के लिए स्कॉलरशिप, मतलब पीएचडी के लिए स्कॉलरशिप दिया जाता है, और वो दुनिया की टॉप 50 यूनिवर्सिटीज हैं, टॉप 50 यूनिवर्सिटीज में एनरोल्ड जो बच्चे वहां पे पढ़ने के लिए जा रहे हैं उनको दिया जाता है। ठीक है, तो ये भी यानी कि इस हायर एजुकेशन लेवल तक जो उनका ये इदारा बच्चों को वज़ाइफ दे रहा है, उनको सपोर्ट कर रहा है, उनके लिए समझें कि एक क्या कहते हैं आसरा बना हुआ, उनकी उम्मीद बना हुआ है। That's amazing. सामीन आप सुन रहे हैं FM 101 के लाहौर स्टूडियो से आवाज फाउंडेशन की आवाज, और पाकिस्तान में खास तौर पर पंजाब में बच्चियों की तालीम के हवाले से जो इकदामात उठाए जा रहे हैं, जो इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं, उनके बारे में हम बातचीत कर रहे हैं। इस वक्त हम डिस्कस कर रहे हैं पीफ को, जो कि पंजाब एजुकेशन एंडोमेंट फंड है। राशिद इकबाल साहब हमारे साथ हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, और हमें बता रहे हैं कि ये स्कॉलरशिप जो है वो अब पहले छोटी क्लासेस में दिया गया, उसके बाद मैट्रिक और इंटरमीडिएट, और अब ये यूनिवर्सिटीज तक फैल चुका है, जबकि ये यूनिवर्सिटी सिर्फ पाकिस्तान की नहीं बल्कि दुनिया की बेहतरीन यूनिवर्सिटीज भी इस प्रोग्राम का हिस्सा है। तो ये बताइएगा राशिद साहब कि ये क्या 100% स्कॉलरशिप होता है या इसमें कोई परसेंटेज है कि सेल्फ जो बी होगा बेस पे होगा और कुछ परसेंटेज जो है वो ये इदारा उठाएगा बोझ, क्या ये 100% है? नहीं, देखिए ये जो मेरी मालूमात है उनके मुताबिक ये इदारा जो सा है ये बेसिकली लेवल वाइज, जिस तरह मैंने अभी आपको बताया कि जो भी इनका स्कॉलरशिप होता है वो 3 लेवल्स के ऊपर, मतलब जो लेवल्स हैं, जिस तरह मैट्रिक के लिए, इंटर के लिए, ग्रेजुएशन के लिए, इस तरह एक तो ये लेवल वाइज देते हैं स्कॉलरशिप। ठीक है, उसके बाद इसमें इन्होंने कुछ कोटा भी मख्सूस किए हुए हैं, मतलब जिस तरह कुछ यतीम बच्चे होते हैं वो इस कोटा का जो स्कॉलरशिप है उसको ये स्पेशल कोटा स्कॉलरशिप कहते हैं। ठीक हो गया। वो इस टोटल जो स्कॉलरशिप है उसका तकरीबन वो 20% होता है, वो सिर्फ और सिर्फ उन बच्चों के लिए होता है जो उनके एक मखसूस 5 कैटेगरीज इन्होंने मेंशन की हुई है। ठीक है, मैं आपको 1 by 1 बता देता हूँ। वो 5 कैटेगरीज है, उनमें सबसे पहले ऑर्फन बच्चे हैं जो बच्चे यतीम है, उसके बाद वो बच्चे हैं जिनके पेरेंट्स 1 to 4 कैटेगरी में मुलाजमत करते हैं। ठीक है, और 3rd नंबर पे वो बच्चे आते हैं जो माजूर हैं,
यानी कि जो किसी भी वजह से माजूरी का शिकार हैं। फोर्थ नंबर पे वो बच्चे इसमें शामिल होते हैं जो माइनॉरिटी से ताल्लुक रखते हैं। ठीक हो गया, क्योंकि वो भी हमारे वो एक ऐसा मतलब ये जो बच्चे हैं ये स्पेशल होते हैं, जिनको आप जो नॉर्मल बच्चे हैं उनके साथ आप या जो नॉर्मल हमारी कम्युनिटीज हैं उनके साथ ही शायद उस तरह से कम्पीट नहीं कर पाते, इसलिए इनके लिए स्पेशल कोटा रखा गया। और अभी पिछले कोई 1-2 साल से इसमें एक और कोटा शामिल किया गया था कि वो बच्चे जिनके पेरेंट्स किसी भी, क्योंकि आपको पता है कि हमारे हम पिछले कोई 18-20 साल से दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं, तो उस जंग में जो बच्चे जिनके वालिदैन शहीद हो गए, जिन बच्चों के वालिदैन उस जंग से टेररिज्म का शिकार हो गए, ठीक है, उस वजह से वो शहीद हो गए, तो उनके बच्चों को इस कैटेगरी में शामिल किया गया है। ठीक है, तो बेसिकली होता है कि ये मतलब ये जो बच्चे होते हैं, ये जो स्पेशल कैटेगरी मैंने अभी आपको बताइए कि ये दोनों जो मेन ओपन मेरिट, अच्छा इनमें स्कॉलरशिप को नाम भी दिया गया है, इन्होंने नाम दिया है, ओपन मेरिट स्कॉलरशिप है, स्पेशल कोटा स्कॉलरशिप है, और प्राइवेट कैटेगरी के लिए प्राइवेट स्कूल्स जो है उनके बच्चों के लिए भी एक कोटा मखसूस किया गया है। मेरा बिल्कुल अगला सवाल राशिद साहब यही था कि क्या ये स्कॉलरशिप सिर्फ सरकारी इदारों में तालीम हासिल करने वाले बच्चों को दी जाती है या फिर ये ओपन मेरिट है, सब बच्चों को दी जाती है? नहीं, ये देखिए, मैंने आपको जिस प्रोग्राम के स्टार्ट में बताया था कि इस इदारे का जो मकसद था ना, बेसिकली वो ये था कि जो लेस प्रिविलेज या जिनके पास कम आमदन है, जो बच्चे अफोर्ड नहीं कर सकते, उन बच्चों को स्कॉलरशिप दिया जाए। मैं आपको एक चीज वादा करता हूँ, मैं आपके बाकी सवाल भी करता हूँ कि इसमें इस प्रोग्राम में बड़ी खूबसूरत बात थी कि इसमें एक आमदन का उन्होंने क्राइटेरिया रखा हुआ है, आमदन का और मार्क्स का। ठीक है, ये बनता कुछ इस तरह है कि जो बच्चे मतलब बच्चा बहुत लायक है, लेकिन उनके पेरेंट्स अफोर्ड कर सकते हैं तालीम, ठीक है, उनके पेरेंट्स की आमदन अच्छी है, ज्यादा है, वो गुर्बत की जो सतह है उससे ऊपर है, तो ये स्कॉलरशिप उनके लिए नहीं है, चाहे वो बच्चा बोर्ड में टॉप ही क्यों ना कर जाए। सही, ये स्कॉलरशिप उनके लिए जो बच्चा लाइफ भी हो और जो बच्चा उसकी आमदन भी नहीं है। ठीक है, दोनों। Alright, dear listeners, this is सोनिया खान और किसी टेक्निकल रीज़न के बिना पर हमारा राब्ता जो है वो मुनक़ता हुआ है राशिद इकबाल साहब से। अभी हम उनके साथ दोबारा राब्ता करने की कोशिश करते हैं। और मीनवाइल मैं आपको बताती चलूँ कि बच्चियों की तालीम के हवाले से पीफ एक इदारा है, पंजाब एजुकेशन एंडोमेंट फंड। अभी आपने राशिद साहब की ज़बानी सुना कि एक बहुत ही अच्छी अमाउंट जो है एज ए फंड इस इदारे को एलोकेट की जाती है, और जिसका मकसद ये होता है कि वो तमाम बच्चे जिनका ताल्लुक ऐसे घरानों से है जो तालीम के अखराजात को, चाहे वो सरकारी स्कूल के ही तालीमी अखराजात क्यों ना हो, वो अफोर्ड नहीं कर सकते और इस बिना पर वो तालीम से महरूम रह जाते हैं, उनको तालीम के तरफ लेकर आने के लिए ये कदम उठाया गया, इस फंड का आगाज किया गया। और अब तक एक बहुत बड़ी अमाउंट जो है वो स्कॉलरशिप्स की सूरत में इन तमाम बच्चों तक जो है वो पहुंचाई गई है, और ये जो प्रोग्राम है ये अभी भी जारी और सारी है। इस हवाले से मजीद बातचीत करेंगे राशिद साहब से। जी सर, आपको आवाज आ रही है हमारी? जी सर, आपको दोबारा हम 101 के लाहौर स्टूडियोज में वेलकम करेंगे और बातचीत को वहीं से जोड़ेंगे। जी, आप बात कर रहे थे कि चाहे बच्चे जो हैं वो कितने ही इंटेलिजेंट क्यों ना हो, लेकिन अगर उनके पेरेंट्स अफोर्ड कर सकते हैं तो ये फंड उनके लिए नहीं है, बल्कि प्योरली उनके लिए है जो अफोर्ड नहीं कर सकते। ऐसा ही है सर? बिल्कुल ऐसा ही है, ये उनके लिए है जो अफोर्ड नहीं कर सकते। तो इसी जो मकसद को सामने रखकर ये डिसाइड किया गया कि 90% जो स्कॉलरशिप है वो गवर्नमेंट तक के जो स्कूल्स हैं जो वहाँ पे बच्चे पढ़ रहे हैं उनके लिए होगा, और जो 10% स्कॉलरशिप है, देखिए यहाँ पे फिर दोबारा से उन्हीं बच्चों का ख्याल रखा जा रहा है कि जिनके पास वसाइल नहीं है। अब आपके सामने एग्जांपल्स हैं, कुछ इदारों में ऐसे बच्चे होते हैं जो बहुत टैलेंटेड होते हैं, लेकिन उन पर वसाइल नहीं होते, लेकिन इदारा उनको अपने यहाँ एडमिशन दे देता है। ठीक है, एडमिशन दे देता है, तो वहां पे वो बच्चे पढ़ रहे होते हैं या उन इदारों से बच्चे पास आउट होते हैं, लेकिन स्कॉलरशिप पे पढ़े हो। तो इस यहाँ पे उनके लिए 10% स्कॉलरशिप उन बच्चों के लिए भी रखा गया है जो किसी मतलब प्राइवेट इदारे में पढ़ रहे हैं, लेकिन वो स्कॉलरशिप पे पढ़ रहे हैं, वो अपने टैलेंट की बेस पे उनको कोई स्कॉलरशिप मिला हुआ है या उनको उनकी नीड की बेस पे स्कॉलरशिप मिला हुआ है, ठीक है ना, या उनकी एक्स्ट्रा परफॉर्मेंस की वजह से। मतलब
किसी भी हद तक वो माली इमदाद से ही उस इदारे में पढ़ रहे हो, तो वो जो 10% स्कॉलरशिप का कोटा है ये उन बच्चों के लिए, प्राइवेट इदारों को बच्चों के लिए भी रखा गया है। सही। तो अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे राशिद साहब के मैट्रिक तक बच्चों की जो फीस है वो 20 रुपए माहाना होती है हमारे जो सरकारी स्कूल हैं। सरकारी स्कूलों में वहां पर पीफ किस मद में स्कॉलरशिप दे रहा होता है, क्योंकि उनकी तो फीस पहले ही बहुत कम है। तो स्कॉलरशिप से मुराद फिर, क्योंकि 90% आपने बताया कि सरकारी स्कूलों को आप केटर कर रहे हैं इस फंड में, तो क्या 20 रुपए फी दी जाती है या बाकी जो फैसिलिटीज हैं लाइक किताबें या बैग्स या यूनिफॉर्म, इसका जो दायरा कार है स्कॉलरशिप का वो किस हद तक फैला हुआ है? देखिए, जो पंजाब में वैसे तो हमारी जहाँ बहुत सारी चीजों को लेकर चले जाता है नेगेटिव सेंस में, लेकिन पॉजिटिवली देखें तो हमारे यहाँ जो तालीम है, मतलब हम ऐसे मुल्क में रह रहे हैं जहाँ तालीम टोटली फ्री है। देखिए ये बहुत अच्छी बात है कि पाकिस्तान में तालीम, पंजाब के तमाम स्कूलों में तालीम फ्री है। आपने 20 रुपीज का ये भी कोई स्कूल फंड वगैरह होता होगा, उसके अलावा किताबें फ्री हैं, सब चीजें फ्री हैं। लेकिन इन तमाम चीजों के बावजूद मैं फिर वही बात करूंगा कि हमारे यहाँ बहुत से लोग, बहुत से खानदान ऐसे हैं जो ये भी अफोर्ड नहीं कर सकते, या वो 20 रुपए देते हैं, वो कहते हैं भाई मैं बच्चे की फीस तो दे दूंगा 20 रुपए, लेकिन ना मैं किताब दे सकता हूँ, ना मैं उसके नोट्स के पैसे दे सकता हूँ, ना मैं उसके स्टेशनरी के पैसे दे सकता हूँ, ना मैं उसके आने जाने के अखराजात बर्दाश्त कर सकता हूँ। अच्छा, इन तमाम चीजों से भी बढ़ के जो मुझे इस प्रोग्राम की खूबसूरती नजर आती है, ये बेसिकली देखिए शायद फाइनेंशियली थोड़ी सपोर्ट करता होगा, लेकिन अगर दूसरी सेंस में देखें तो ये मोटिवेशनल बहुत ज्यादा है कि आपको एक बच्चा जो पढ़ना चाह रहा है उससे जब थोड़ी सी उसको स्कॉलरशिप मिलती है, तो उसमें स्कॉलरशिप में फाइनेंशियल मैटर के साथ साथ ये सेंस भी डेवलप होती है कि यार अगर मैं अच्छा परफॉर्म करूंगा, मैं अच्छा पढ़ूंगा, तो कोई है जो मुझे सपोर्ट करेगा, कोई इदारा, गवर्नमेंट का हो, कोई एनजीओ हो, या कोई भी, इवन कि हमारे मुल्क में मुहैया हजरात भी। तो ये जो सेंस डेवलप होती है ना, ये जज्बा पैदा करती है बच्चों में, ये उन स्टूडेंट्स में कि जब वो आगे बढ़े कोई ना कोई होगा जो उनकी बैक पे आके खड़ा हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि ये भी एक बहुत बड़ा मोटिवेशनल फैक्टर है। तो हमारे सुनने वाले जानना चाहेंगे कि पीफ जो है वो किस मद में फिर स्कॉलरशिप दे रहा होता है और कैसे देता है? ठीक है, कैसे देता है, मैं प्रोसीजर की बात करता हूँ। इसका जो प्रोसीजर है वो बड़ा ट्रांसपेरेंट है और बहुत सिंपल सा है। इस प्रोग्राम में बच्चे को जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि ओपन मेरिट है, ये जो प्राइवेट स्कूल्स का कोटा है और स्पेशल कोटा है, इसमें अप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ती, सिर्फ स्पेशल कोटा के स्कॉलरशिप अप्लाई करते हैं। बाकी जो ओपन मेरिट का जो तरीकेकार है स्कॉलरशिप का वो ये होता है कि सबसे पहले जो बोर्ड का रिजल्ट आता है, जिसका मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मैट्रिक की एग्जांपल दे देता हूँ कि मैट्रिक का जब रिजल्ट आता है ना, तो बोर्ड क्या करते हैं, पंजाब के 9 बोर्ड हैं, तमाम बोर्ड, वो जो डेटा होता है इंटरमीडिएट का, वो तहसील वाइज, जेंडर वाइज, ग्रुप से मतलब साइंस और आर्ट्स, ठीक है, लड़के और लड़कियां, इस तरह जो स्कॉलरशिप जो डिसाइड होता है साल का, जो भी गवर्नमेंट की तरफ से डिसाइड होता है इस इदारे का, तो क्या होता है कि उसके अकॉर्डिंग ये बोर्ड से डेटा ले लेते हैं टॉप टू बॉटम, यानी टॉपर से लेकर नीचे तक का डेटा, ठीक है। आप जिस तरह अगर एग्जाम्पल ले लेते हैं, लाहौर के ले लेते हैं कि अगर लाहौर में 100 स्कॉलरशिप देना है, ठीक है, तो उसके लिए उन्होंने 100 लड़के 100 लड़कियां, ठीक है, सिलेक्ट करनी है, तो उन तमाम का जो टॉप के बच्चे हैं उनका बोर्ड हमें डेटा दे देता है। और ये इतना ट्रांसपेरेंट होता है कि देखिए बोर्ड ने जो रिजल्ट दिया है वही रिजल्ट वो इस इदारे को दे रहा है, कि उसके बेस के ऊपर ये बच्चों को टॉप टू बॉटम सिलेक्ट कर लेते हैं, उनको फिर शॉर्टलिस्ट किया जाता है हर ग्रुप में। इसमें स्कॉलरशिप जो है, जैसा मैं बता रहा था कि जिस तरह अगर हम एग्जाम्पल के तौर पर लाहौर की मिसाल ले लेते हैं कि लाहौर में जी मैट्रिक के 100 बच्चों को स्कॉलरशिप देना है, तो 100 में से आप हाफ स्कॉलरशिप होगा लड़कों का और लड़कियों का, हाफ लड़कों के लिए और हाफ लड़कियों के लिए। इसी तरह उस हाफ में 70% होता है साइंस के बच्चों के लिए, 30% आर्ट्स के बच्चों के लिए होता है, ठीक है। लड़कियों का भी 70-30 बनेगा, लड़कों का भी 70-30 बनेगा। तो यहाँ पे भी उन्होंने रिप्रेजेंटेशन दे दी ग्रुप्स को कि किसी का हक ना मारा जाए, ठीक है। तो ये इस तरह, और फिर हर तहसील का कोटा हो, इस तरह लाहौर की अगर 5 तहसील है तो हर तहसील के लिए सेम रेशियो चलेगी, ठीक है, सेम कोटा। ऐसा नहीं होगा कि अगर लाहौर तहसील जो लाहौर सिटी है तो वहां का कोटा ज्यादा कर दें या सबके लिए एक जैसा कर दें, तो जो
लेस तहसील होगी तो उसके बच्चों का हक मारा जाएगा, क्योंकि वहाँ पे शायद इतनी फैसिलिटीज ना हो, वहाँ पे मार्क्स इतने अच्छे बच्चों के ना हो, तो सारे का सारा जो स्कॉलरशिप है वो तो मेन सिटी का चला जाएगा। इसलिए इसको ना हर तहसील वाइज, जेंडर वाइज, लेवल वाइज, ग्रुप वाइज इस तरह इसको डिवाइड किया गया है। इनकम जो आमदन के जराए हैं उसको भी कंसिडर जाहिर है, क्योंकि असल में तो वही पर्पज है ना। अच्छा, मैं आपको प्रोसीजर, ठीक है, फिर ये डेटा आ जाता है, इसके बाद ये लोग इस डेटा को शॉर्टलिस्ट कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू जो उनका नंबर होता है। उसके बाद बच्चों को एड्रेस, जो बोर्ड एड्रेस आता है, बच्चों को उनके एड्रेस के ऊपर शॉर्टलिस्टेड बच्चों को फॉर्म भिजवा दिया जाता है। सही, फॉर्म भिजवा दिया जाता है। फॉर्म में कुछ उन्होंने क्राइटेरिया मेंशन किया हुआ, कुछ डिटेल्स मांगी होती है, कुछ तो बोर्ड दे देता है, नाम, मार्क्स और कॉन्टेक्ट वगैरह, एड्रेस वगैरह। लेकिन जो फॉर्म भिजवाने का मकसद है ना, ये जो हमने अभी बात की इनकम का जो पोर्शन है, इनकम के इस बच्चे की आमदन क्या है, बेसिकली आमदन क्या है, इस आमदन का प्रूफ, जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो पिक्चर्स हैं, जो करंट इंफॉर्मेशन है कि आप किस इदारे में पढ़ रहा है, ठीक है, किस इदारे में पढ़ रहा है, कौन से कोर्स में पढ़ रहा है, ये तमाम डिटेल्स लेने के लिए उनको फॉर्म भिजवा दिया जाता है। ड्यू डेट होती है, फॉर्म रिटर्न आता है, फिर उस फॉर्म से जो तमाम इंफॉर्मेशन है वो गैदर की जाती है, फिर उस इंफॉर्मेशन की बेस के ऊपर मेरिट बनता है, ठीक है। वहां पे जो कट डाउन है ना इनकम के ऊपर, वो वहां पे लग जाता है। वहां पे बहुत चीजें स्पेशली देखी जाती हैं। एक तो ये कि बच्चे की आमदन ज्यादा ना हो, जो भी इनका एक क्राइटेरिया है जो इन्होंने रखा हुआ है, मतलब पहले 15,000 था, अभी 23,000 का एक इन्होंने रखा हुआ है कि कट के जी यहाँ तक जो आमदन वाले लोग हैं वो डिक्लेयर आमदन बताते हैं कि ये आमदन है, तो उन बच्चों को दिया, यानी 23,000 से कम आमदन हो या 23,000 तक हो माहाना आमदन, तो वो एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। अप्लाई नहीं करना पड़ेगा, नहीं, ये उनको अप्लाई तो करना ही नहीं पड़ता। नहीं, लेकिन मेरा सवाल है यहाँ पर राशिद साहब, सॉरी आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, कि क्योंकि फॉर्म इसमें इन्वॉल्व हो गया, अब अगर किसी की फैमिली ने इंटरेस्ट ही नहीं लिया, वो पहले ही माली हालात से तंग है और मोटिवेशन पहले ही वहां पर नहीं है, तो वो फॉर्म को कंसिडर ही ना करें और वो फॉर्म को फिल करके भेजे ही ना, तो वो तो इस सारे प्रोसेस से आउट हो गया ना। अच्छा, इसमें ना देखिए दो चीजें और है। तो एक चीज तो ये कि जो आमदन का है ना, दूसरा ये कि जब ये फॉर्म पहुंचता है ना उन बच्चों के पास, तो वो उस वक्त एडमिशन के प्रोसेस में होते हैं कि वो एडमिशन ले रहे होते हैं या एडमिशन की इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे होते हैं। तब तक ये फॉर्म जो होता है ना, रिजल्ट के फौरन बाद देता है और विद इन फ्यू डेज फौरन से उन बच्चों के एड्रेस पे फॉर्म पहुंच जाता है। जब ये फॉर्म वहां पर पहुंचता है ना, तो जो एडमिशन लेने का प्रोसेस है वो अभी चल रहा होता है, मतलब मैट्रिक से इंटर में बच्चे जा रहे होते हैं, कॉलेज में फॉर्म जमा करवाना और ये वो, तो इसका इम्पैक्ट ये आता है कि आपकी जो एनरोलमेंट है, बच्चों को पता लग जाता है कि यार ये सहारा मिल गया है, ये सहारा मिल रहा है, ठीक है। तो उसमें जैसे आपने कहा कि आमदन वाले बच्चे वो तो वैसे ही नहीं अप्लाई करेंगे, उस पर क्लियरली लिखा होता फॉर्म पे कि ये इन बच्चों के लिए जो जरूरतमंद बच्चे हैं। ठीक है, यानी आपका कहने का मतलब ये है कि ये फॉर्म भी एक मोटिवेशनल स्टेप बन जाता है, और अगर कोई लोग कंसिडर कर रहे हैं क्विट करने को, तो वो इस फॉर्म को देखकर एक होप उनके अंदर पैदा होगी कि नहीं, हमें ये फंड मिल सकता है और तालीम हम अपने बच्चे की, अपनी बच्ची की जारी रख सकते हैं। जी बिल्कुल ऐसा ही, एग्जैक्टली ऐसा ही है, ऐसा ही। और फिर इसमें ये भी है कि उनके लिए इसमें इस चीज को कंपल्सरी कर दिया गया है कि आपने एडमिशन सिक्योर करना है। जो बच्चा रेगुलर एडमिशन सिक्योर करेगा उसे ही को ये स्कॉलरशिप मिलेगा। यानी ऐसा नहीं है कि आपने प्रीवियस की बेस पे तो मिल रहा है, प्रीवियस रिजल्ट की बेस पे, लेकिन अब आपने एडमिशन भी सिक्योर करना है, आपने रेगुलर पढ़ना है। बिल्कुल ठीक हो गया। तो ये भी यानी कि फिर इसकी एक दूसरी चलें, ये हमारे सामने के लिए एक बड़ी इम्पोर्टेंट जो है वो इन्फॉर्मेशन थी, और कि पंजाब भर में वो बच्चे, जो आपका ताल्लुक पूरे पंजाब में कहीं से भी हो, आप पंजाब का ये जो इदारा है एजुकेशन एंडोमेंट फंड, इसके थ्रू जो है वो फैसिलिटेट हो सकते हैं। अगर आपकी आमदन 23,000 से कम है तो आप अपने बच्चों की तालीम को जारी रखें, और इस हवाले से मालूमात आप वेबसाइट से जो है वो हुकूमत के इदारे से जो है वो ले सकते हैं। अगला सवाल मैं जनूबी पंजाब के हवाले से पूछना चाहूंगी राशिद साहब। जनूबी पंजाब हम सब जानते हैं कि शुमाली पंजाब की निस्बत वहाँ पर जो हमारी प्रोग्रेस है डेवलपमेंट को लेकर, तरक्की को लेकर, तालीम को लेकर, वो काफ़ी स्लो है। जनूबी पंजाब के लोग जो बुनियादी हुकूक से काफ़ी महरूम रहे हैं और अभी तक
محروم ہیں اور اسٹیٹسٹکس کی بنیاد پر ہم یہ جان پاتے ہیں. بچیاں خاص طور پر وہاں پر تو بچے بہت پیچھے ہیں, تو بچیاں یقیناً ان سے بھی 2 قدم پیچھے ہیں, لیکن پیف کے کانٹیکس میں جاننا چاہوں گی کہ جنوبی پنجاب میں میٹرک تک اب تک کتنی بچیاں پیف کی اسکالرشپ سے مستفید ہو چکی ہیں یا ہوتی ہیں. جی دیکھیں, جو جنوبی پنجاب کا ہے, جس طرح آپ نے ابھی بجا فرمایا کہ جنوبی پنجاب میں واقعی تھوڑا سا ڈیولپمنٹ کے لحاظ سے ایشوز ہیں اور وہاں پہ اس طریقے سے ترقی نہیں ہو رہی جس طرح ہمارے باقی شہروں میں ہو رہی ہے. اس چیز کا بھی اس پروگرام میں مد نظر رکھا گیا کہ وہاں کے جو اضلاع ہیں, 16 اضلاع تھے کچھ جو بھی وہ اس کا سروس تھے اس کی بنا پہ ساؤتھ کے, اور 20 اضلاع کو ہم ڈیولپ ڈسٹرکٹ کہتے ہیں اور 16 لیس ڈیولپ ڈسٹرکٹ ہیں. ان جو لیس ڈیولپ ڈسٹرکٹ ہے نا, آپ یہ دیکھیں کہ اس پروگرام میں 50% اسکالرشپ 20 ڈسٹرکٹ کے لیے جو ڈیولپڈ ہے, اچھا, اور 50% اسکالرشپ صرف ان 16 ضلعوں کے لیے جو لیس ڈیولپڈ ہے. اس طریقے سے آپ یہ دیکھیں کہ مطلب ان کا جو نمبر ہے وہ آلریڈی بڑھ گیا, ٹھیک ہے, صحیح, وہاں پہ بڑھ گیا نمبر. بالکل. تو ایک تو یہ کہ ان کو یہ والا اس ادارے کی طرف سے بینیفٹ دیا گیا کہ ساؤتھ کے بچوں کے لیے تھوڑا زیادہ اسکالرشپ بڑھا دیا گیا. ٹھیک ہے. پھر دوسرا یہ کہ وہاں پہ اسپیشلی بچوں کی آپ نے بات کی میٹرک لیول کے اوپر, تو میٹرک لیول کے اوپر اکول ریپرزینٹیشن جینڈر وائز دی جا رہی ہے, لڑکوں کو جتنا دیا جاتا ہے اتنا ہی لڑکیوں کو دیا جا رہا ہے. لیکن وہاں پہ پچھلے 5 سالوں میں 13 سے لے کر 21 تک, یہ پچھلے 5-6 سالوں میں یہ پیف کا ایک ادارے کے ساتھ ڈفٹ کے نام سے ایک ادارہ تھا, تو ان کی کولیبریشن تھی پنجاب گورنمنٹ. رائٹ, کچھ تکنیکی وجوہات کی بنا پر ہمارا رابطہ منقطع ہوا ہے. آپ جانتے ہیں جناب کہ انسان جو ہے نا وہ رہ جاتا ہے کبھی کبھار, جو کہ اشرف المخلوقات ہے, تو ٹیکنالوجی تو جو ہے وہ انسان کے ہی ہاتھوں کی بنی ہوئی ہے, اس کے آگے بھی کبھی کبھی ہم ہار جاتے ہیں, لیکن زیادہ دیر کے لیے نہیں, کیونکہ راشد صاحب ہمارے ساتھ دوبارہ لائن پر موجود ہیں. ویل مین وائل میں آپ کو بتاتی چلوں ایک بار پھر کہ مجھے کہتے ہیں سونیا خان, اور آپ سن رہے ہیں FM 101 کے لاہور اسٹوڈیوز سے ایک بہت ہی اسپیشل پروگرام. یہ ایک اویئرنیس پروگرام ہے جو کہ آواز فاؤنڈیشن کے تعاون سے ہم پیش کر رہے ہیں, جس کا مقصد ہے پنجاب میں بچیوں کی تعلیم کے حوالے سے کی جانے والی اصلاحات اور وہ تمام پروگرامز جو کہ بچیوں کی تعلیم کے لیے کام کر رہے ہیں ان کے بارے میں آپ کو آگاہ کرنا, اور بچیوں کو جو مسائل درپیش ہیں ان کے حوالے سے بھی آواز اٹھانا, تاکہ ہم جان سکیں کہ ہم آج کہاں کھڑے ہیں اور ہمیں آنے والے وقت کے لیے خود کو اور اپنی بچیوں کو کیسے تیار کرنا ہے اور ان کے حقوق جو ہیں وہ کیسے ہم نے پورے کرنے ہیں. جی راشد صاحب, ہم بات کر رہے تھے جنوبی پنجاب کی بچیوں کی کہ میٹرک تک کی جو بچیاں ہیں وہ کس حد تک اس اسکالرشپ سے مستفید ہو رہی ہیں. جی ایسے ہی ہے. دیکھیں اب تک جو جنوبی پنجاب کی بچیوں کو جس کا پہلے ہی تھوڑا سا 10-12 ہونے کی وجہ سے اسکالرشپ کی اماؤنٹ بڑی ہوئی ہے, لیکن میں آپ کو بتا رہا تھا کہ ڈفٹ کے تعاون سے, یہ ڈفٹ UK کے تعاون سے انہوں نے پیپ کے ساتھ تعاون کیا پنجاب گورنمنٹ کے ساتھ. انہوں نے کہا جی کہ ہم اسپیشلی انہیں ضلع کے لیے, یعنی جو ساؤتھ کے اضلاع ہیں وہاں پہ ہم اسکالرشپ دیں گے. اب دیکھیں وہاں پہ انہوں نے 6 سالوں میں تقریباً کوئی 50,000 سے زیادہ اسکالرشپ صرف لڑکیوں کے لیے, صرف لڑکیوں کے لیے 5 سالوں میں کوئی 55,000 سے نزدیک بچیوں کو, میٹرک لیول کی بچیوں کو اسکالرشپ دیا انہوں نے وہاں پہ. صحیح, ٹھیک ہے. اور اس سے اس ساؤتھ ریجن میں جو بچیوں کی تعلیم میں جو بوسٹ آیا نا, میں آپ کو اس کا مطلب بہت ہی زبردست وہاں پہ پیرنٹس نے جب بچوں کو دیکھا کہ بچیاں پڑھ رہی ہیں اور اچھا پرفارم کر رہی ہیں, ان کے ان گاؤں سے یا ان پسماندہ علاقوں سے بچیاں ڈاکٹر بن رہی ہیں, انجینئر بن رہی ہیں, ٹھیک ہے. تو وہاں پہ انہوں نے موٹیویٹڈ ہو کے اپنی تمام بچیوں کو, جو بچیاں پہلے کپاس چنتی تھیں, گندم کی کٹائی کرتی تھی, اب وہ تمام بچیاں اسکولوں میں جا رہی ہیں, کالجز میں جا رہی ہیں, کیونکہ انہیں آئیڈیا ہو گیا ہے کہ ان کی بچیاں اگر پڑھیں گی تو ایک تو نہ صرف ان کی اپنی ان بچیوں کی لائف میں بہت بڑا چینج آئے گا, ایک پازیٹیو چینج آئے گا, ٹھیک ہے, ان کی ڈیولپمنٹ ہوگی. اس کے ساتھ ساتھ ان کی اپنی فیملی, مطلب وہ جو ریٹرن بیک ہے نا وہ ان کی فیملیز کو جائے گا. صحیح.
تو اس بات سے انہوں نے بچیوں کا جو وہاں پہ انرولمنٹ ریٹ ہے وہ کافی بڑا ہے اس اسکالرشپ کی وجہ سے, اس مدد کی وجہ سے, اور وہاں سے بہت ساری اسٹوریز نے جنم لیا ہے, وہاں سے بہت سارے سکسیس اسٹوریز نے جنم لیا ہے. بہت سارے بچے راجن پور سے, جام پور سے, اس طرح کے توسا سے, وہاں سے آپ یقین کریں کہ وہاں سے بہت مطلب جو وہاں کے ریزلٹ ہے نا وہ بڑے شاندار ہیں, بہت اچھے بڑے شاندار ریزلٹ وہاں سے آ رہے ہیں, کیونکہ وہ کمیٹڈ ہے اس بات کے اوپر کہ ان کے پاس صرف اور کوئی راستہ نہیں ہے. بالکل صحیح. انہوں نے ترقی کرنی ہے تو صرف تعلیم ہے, تعلیم کے علاوہ ان کے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے. اور اس اسکالرشپ میں یہ اس ادارے نے جو یہ ان کے لیے کام کیا ہے نا وہ قابل تحسین ہے, قابل لائق. آئی تھنک بالکل آپ کی بات صحیح ہے. جیسے کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے بھی یہی کہا تھا کہ دیر از نو فیوچر آف اینی نیشن وداؤٹ ایجوکیشن, اور یہ ویژن جو ہے وہ بابائے قوم نے ہمیں 1947 سے قبل ہی جو ہے وہ دے دیا تھا نوجوانوں سے خطاب کرتے ہوئے. اور وہ کہتے ہیں نا کہ علامہ اقبال نے بھی یہی اپنی شاعری کے ذریعے سبق سکھایا ہے کہ جسے اپنا حال بدلنے کا خود خیال نہ ہو اس کو کوئی بدل نہیں سکتا. چاہے کوئی بھی جتنے بھی اسکالرشپس کیوں نہ مل جائیں, جتنی بھی این جی اوز کیوں نہ کام کر لیں, جہاں کی کمیونٹی, جو لوگ ہیں, جو عوام خود ہے, وہ جب تک اپنے حالات بدلنے کے لیے خود کمٹمنٹ شو نہیں کرے گی, موٹیویشن اپنے اندر سے نہیں لے کر آئیں گی, تب تک مستقل بنیادوں پر تبدیلی اور حالات میں بہتری واقع نہیں ہو سکتی. تو یہ بڑی خوشائن بات ہے کہ آپ نے ہمیں اور ہمارے سامعین کو بتایا کہ راجن پور اور جو بھی صدرن پنجاب کی ضلع ہیں وہاں پر لوگوں کے اندر ایک بیداری آئی ہے اور لوگوں کے اندر ایک جوش اور جذبے میں اضافہ ہوا ہے. اور بہت سارے کیس سٹڈیز یعنی ایسے واقعات جو ہیں وہ دیکھنے کو ملے ہیں جس میں لوگ جو ہیں وہ اپنی بچیوں کو انجینئرنگ کی طرف, ڈاکٹری کی طرف اور دیگر ایسے اعلیٰ تعلیم کے جو شعبے ہیں ان کی طرف لے کر آ رہے ہیں. دس از سچ اے ونڈرفل شیئرنگ. راشد صاحب, بڑی ایکسائٹمنٹ ہو رہی ہے اس بات کو سن کے. یقیناً یہ ابھی وہ کہتے ہیں نا ان کے منہ میں زیرہ والی بات ہے, اللہ کرے کہ میں نے محاورہ ٹھیک بولا ہو. یقیناً ابھی اور بہت کام کرنے کی ضرورت ہے. ساؤتھ پنجاب کے علاوہ اوور آل پنجاب میں کچھ مزید بھی ڈسٹرکٹس ایسے ہیں جہاں پر ہمیں ایسے مسائل جو ہے وہ دیکھنے کو ملتے ہیں. تو سر پورے پنجاب کا بھی ایک پرسپیکٹو ہم سے شیئر کیجئے کہ پورے پنجاب میں بھی سیکنڈری لیول یعنی میٹرک تک ٹوٹل کتنی بچیاں اسکالرشپ کو اویل کر چکی ہیں, اور اس میں جو پرپورشن ہے وہ ساؤتھ پنجاب اور دوسرے ڈسٹرکٹس کی وہ تو ہمیں بتا دیا آپ نے, لیکن اوور آل کتنا بینیفٹ اٹھایا بچیوں نے پورے پنجاب میں؟ یہ جو میرے پاس میں دیکھا تھا یہ تقریباً جو اب تک جو اسکالرشپ ہے نا 10 سالوں میں 2008 سے لے کر اور اب تک تقریباً 3,88,139 اسکالرشپ اب تک دیا جاتا ہے. میں چاہوں گی کہ آپ ایک دفعہ پھر دہرائیے گا فگر. 3 لاکھ, اچھا جی, 3,88,000 اور چند سو, یہ کچھ فگر جو ہے وہ ہمیں بتائی ہے راشد صاحب نے, وچ از ناٹ ویری ڈسکریجنگ فگر. آئی تھنک کہ اگر ان برسوں کو ہم دیکھیں تو یہ ایک بہت آئیڈیل فگر بھی نہیں ہے, کیونکہ آف کورس ہم سب جانتے ہیں کہ پنجاب جو ہے وہ پاکستان کا آبادی کے لحاظ سے سب سے بڑا صوبہ ہے, ٹھیک ہے, اور پاکستان میں جو پاپولیشن کی پروپورشن ہے وہ بچیوں کی اور بچوں کی وہ آلموسٹ ایک جتنی ہے, یا پھر کچھ پرسنٹیج جو بچیوں کی تعداد ہے وہ بچوں سے بھی زیادہ ہے. تو اگر ہم اس چیز کو مد نظر رکھیں تو یقیناً یہ فگر جو ہے وہ 100% تو نہیں ہے, لیکن اگر ہم قدم بقدم آگے بڑھ رہے ہیں, بہتری کی طرف جا رہے ہیں, اور موجودہ حکومت سے بھی ہم یہی توقعات رکھتے ہیں کہ اس حوالے سے جو ہے وہ اور ایگریسولی اور ایکٹیولی کام کیا جائے, اور چاہے اسکالرشپس دیے جائیں, چاہے جو ہے وہ انفراسٹرکچر بنایا جائے, چاہے کسی بھی طرح کے گراس روٹ لیول پر موٹیویشنل انیشیٹوز لیے جائیں, ایڈووکیسی کی جائے, کچھ بھی کیا جائے, پاکستان کا ہر بچہ اور ہر بچی اسکول جانا چاہیے, اور کوئی بھی بچہ اسکول سے باہر مزدوری کرتا ہوا اپنی تعلیم کی ایج میں نہیں نظر آنا چاہیے. لڑکے اور لڑکیوں کی اوور آل راشد صاحب کیا ریشو ہے اس اسکالرشپس کے حوالے سے ہم بات کریں, صرف یہ بچیوں کے لیے ہے یا دونوں کے لیے ہے, یا ان کی جو ریشو ہے وہ برابر ہے یا کچھ آگے پیچھے ہے؟ اس بارے میں ہمیں تھوڑا مزید تفصیل بتائیے گا. میں آپ کو بتا رہا تھا کہ یہ اسکالرشپ تو بیسکلی لڑکے اور لڑکیوں دونوں کے لیے صحیح, ٹھیک ہے, ایکول
कि जितना स्कॉलरशिप लड़कियों का है उतना ही लड़कों का है, लेकिन जो ये साउथ में स्पेशल प्रोग्राम था उसकी वजह से थोड़ा सा लड़कियों की जो रेशो वो ज्यादा हो जाती है। तकरीबन तो 67% जो होता है लड़कियों को स्कॉलरशिप दिया गया है, लड़कियों की तालीम के लिए 67% था, और कोई 33% जो होता है वो लड़कों को स्कॉलरशिप दिया गया था इसमें, ठीक है। और ये 1 लाख के नजदीक सिर्फ इन लेस 12 डिस्ट्रिक्ट में दिया गया, यानी कि जो स्कॉलरशिप है वो तकरीबन कोई 70% बनता है जो सिर्फ इन लेस 12 डिस्ट्रिक्ट में दिया गया है। कुछ हमारे पंजाब के यानी कि ईस्ट वाली साइड के कुछ जिला है जिस तरह उकाड़ा और इस तरह के कुछ लेस 12 डिस्ट्रिक्ट है, तो वहाँ पे जो ये स्कॉलरशिप है ये ज्यादा दिया गया है, ये 67%। सही, यानी ओवरऑल जो है वो आप परसेंटेज नहीं बता सकते कि सही तनासब जो है वो भी अगर आप हमें बताएंगे तो वो हमारे सुनने वालों को काफी आवाज आ रही है? जी मुझे आपकी आवाज आ रही है। हम तनासब जानना चाह रहे थे बच्चे और बच्चियों का स्कॉलरशिप के अंदर परसेंटेज। जी राशिद साहब आप हमें सुन सकते हैं? और आई थिंक राशिद साहब जहाँ पर मौजूद हैं इस वक्त वहाँ पर सिग्नल्स का कुछ शदीद जो है वो इशू है, लेकिन बहुत ही मुस्तफीद, बहुत ही टेक्निकली जो है ना वो पीफ का जो एक प्रोसेस है, पंजाब एजुकेशन एंडोमेंट फंड का जो एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है, उस हवाले से हमें स्टेप बाय स्टेप वो इन्फॉर्म कर रहे हैं, हमारे सुनने वालों को ये मालूमात दे रही हैं ताकि पंजाब के जितने भी बच्चे और बच्चियां हैं वो इस स्कॉलरशिप को अवेल करना चाहें तो वो इससे फायदा उठा सकते हैं। जी राशिद साहब अब आप हमारी आवाज सुन पाएंगे? जी मैं सुन रहा हूँ। हम रेशो जानना चाह रहे थे बच्चे और बच्चियों की स्कॉलरशिप को लेकर। जी मैंने आपको बताया कि जो रेशो है वो दोनों की सेम है, बच्चों की और बच्चियों की। जो स्कॉलरशिप जो अवार्ड किया जाता है वो बराबर कोटा है दोनों का, 50% लड़कों को 50% लड़कियों का दिया जाता है। लेकिन जो ये एडिशनल इंटर का आपको बता रहा था कि ये जो डीपल के ताउन से दिया गया उसकी वजह से थोड़ी सी रेशो लड़कियों की ज्यादा है। ओके, यानी आप यूँ समझ लें कि जो इंटर लेवल के ऊपर लड़कियों की रेशो वो 67% तकरीबन बनती है। स्कॉलरशिप लड़कियों को ज्यादा स्कॉलरशिप दिया गया है। बिल्कुल ठीक हो गया। राशिद साहब आपके ख्याल में इदारे के अंदर ऐसे कौन से इकदाम हैं जिन्हें करके मजीद बेहतर नताइज हासिल किए जा सकते हैं? यकीनन कोई भी इनिशिएटिव अल्टीमेट नहीं होता, एब्सोल्यूट रियलिटी कोई नहीं होती, हमेशा बेहतर से बेहतर की तरफ जो है वो हम सफर करते हैं। तो अब चूंकि 2008 से आपने बताया कि ये इदारा काम कर रहा है तो यकीनन बहुत सारे मामला ऐसे होंगे जिसमें जो रिजल्ट्स हैं वो हमारी तवक्को के मुताबिक हो सकता है ना आए हों, या प्रोसेस के दौरान कुछ कॉम्प्लिकेशंस आई हों जिसकी वजह से इस प्रोजेक्ट की, इस प्रोग्राम की कामयाबी को या इफेक्टिवनेस को जो है वो खतरा हो। तो आपके नजदीक कौन से इकदाम हैं जिन्हें करके ये इदारा और बेहतर तौर पे फाल हो सकता है? आपकी क्या तजावीज हैं पीफ की मजीद बेहतरी के लिए? मेरे ख्याल से तो पीफ जो काम कर रहा है वो अपने जिसे कहते हैं बेस्ट लेवल पे काम कर रहा है, बहुत अच्छा काम कर रहा है, इनको एक्नॉलेज किया जा रहा है हर जगह पे। लेकिन अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है, अभी भी बहुत सारे जैसे कहते हैं हमें अभी जो इसकी अभी इन्वेस्टमेंट है या जो इनका बजट है वो कम है। मेरा ख्याल है कि इस तरह के इदारों को या इस इदारे को हमें इसके लिए और ज्यादा फंड्स की जरूरत है, इसको और ज्यादा एक्सपेंड करने की जरूरत है। फिर इसमें थोड़ा सा शायद जो ये फॉर्म का थोड़ा सा था इसको ऑनलाइन की तरफ मूव करना चाहिए। अब जिस तरह नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं अब तमाम के तमाम बोर्ड में जो फॉर्म फिलिंग है वो ऑनलाइन हो रही है, तो ये थोड़ा सा हो सकता है कि इसको भी ऑनलाइन लेकर जाया जाए, जहाँ पे बच्चे अपने जो क्रेडेंशियल्स हैं बजाय कि वो पेपर फॉर्म में और पेपर फॉर्म में उससे एक्सटेंड करें, वो सिंपली फीड करें और मतलब उनका डेटा वहाँ पे पहुँच जाए। और दूसरा ये कि स्कॉलरशिप की अमाउंट वो थोड़ी रेज करने की जरूरत है। सही, इसलिए बजट की शायद एक कंस्टेंट है, बजट थोड़ा बढ़े, बजट को बढ़ाना चाहिए। ठीक हो गया। अभी आपने 2-3 बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रेज किए हैं कि एक तो ये कि बजट इंक्रीज होना चाहिए ओवरऑल इस प्रोग्राम के अंदर, दूसरा ये कि जो फॉर्म है, जो फिजिकल एक फॉर्म
فل کر کے جمع کروانا ہوتا ہے، اس کی بجائے آن لائن سسٹم جو ہے اسے متعارف کروانا چاہیے. بلکہ آئی تھنک آپ نے رائٹلی یہ ایک ایڈریس کیا ہے ٹاپک، کیونکہ کووڈ-19 کے پرسپیکٹو میں اس وقت ہر پروگرام کی اسٹریٹجی ہے وہ ریوائز کی گئی ہے اکارڈنگ ٹو دا سچویشن. اس کو آلٹرنیٹ جو ہے وہ پرووائڈ کیے گئے ہیں لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے. تو میرے خیال میں یہ ایک بڑی اچھی تجویز آپ نے پیش کی ہے، تاکہ وہ لوگ جو رسک نہیں لے رہے، جو بہت سوشل ڈسٹینسنگ کو لے کر اسٹرکٹلی SOPs کو فالو کر رہے ہیں، ان کو ایک آسانی مل سکے. ایم آئی رائٹ؟ جی جی بالکل بالکل Right. حالات ہیں ان میں یہ بہت ضروری ہے. اور ایک اور کوشچن جو ہماری ہی پریویس ایک بات چیت سے میرے ذہن میں اٹک گیا ہے، اور میں یقیناً وہ جاننا چاہتی ہوں. جب میں نے بات کی کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ فارم فل نہیں کرواتے، ٹھیک ہے، کہیں نہ کہیں وہ کم موٹیویٹڈ ہوتے ہیں اندر سے، اور ریزن اس کے پیچھے مالی وسائل ہی ہوتے ہیں. لیکن بہت سارے لوگ، آپ کو پتہ ہے کہ شکوک و شبہات کا بھی شکار ہوتے ہیں کہ نہیں جی نہیں، یہ چیزیں سچی نہیں ہیں، یہ تو ایسے باتیں کرتے ہیں، وہ ملتا ولتا کچھ نہیں ہے. اس طرح کی بھی ایک بڑی ہماری مینٹالٹی ہے عوام کے اندر، بھروسے کی کمی ہے، یقین کی کمی ہے. تو میں جاننا چاہتی ہوں کہ پیف جو ہے وہ کس طرح ڈور اسٹیپ تک معلومات پہنچا رہا ہے اپنے پروگرام کی اور اپنے پروگرام کی کریڈیبلٹی کی. ایڈووکیسی کو لے کر تھوڑا بتائیے گا کہ ان کے کیا انیشیٹوز ہیں. ان کی جو ایک ویب سائٹ کے تھرو اور فیس بک کے تھرو یہ لوگ میسج کر رہے ہوتے ہیں. اس کے علاوہ یہ ایڈورٹائز میں اخباروں میں بھی ایڈورٹیزمنٹ ان کی آتی ہے کالج کے حوالے سے. پھر گاہے بگاہے مختلف کنونشن، پھر ایجوکیشنل جو ایگزیبیشنز ہوتی ہیں وہاں پہ یہ لوگ اپنا پروموٹ کر رہے ہوتے ہیں اپنے کاز کو، اپنی جو بھی ان کی فنکشنالٹی ہے، جو سکسیس اسٹوریز ہیں. پھر میڈیا کے اوپر بہت زیادہ میڈیا کے اوپر اس کو لے کر کافی زیادہ لوگوں کو اویئرنیس دی جاتی ہے. اور دوسرا یہ کہ پنجاب گورنمنٹ خود بھی بہت زیادہ اپنے اس پروگرام کو سراہتی ہے. یعنی اس پروگرام کو وہ اپنے جو ایک بیسٹ پروگرامز ہیں، یعنی جو جن کو بہت زیادہ اپریشیٹ کیا جاتا ہے پبلک میں، تو ان میں سے یہ ایک پروگرام ہے. کیونکہ اس کی ٹرانسپیرنسی بہت ٹرانسپیرنٹ وے میں، آپ کو میں نے جس طرح بتایا نا کہ یہ جو ڈیٹا سے لے کر اور بچوں کا ایوارڈ تک یہ اتنا ٹرانسپیرنٹ ہے، اس میں کوشچن کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ چیز ہے. تو یہ مطلب اس لحاظ سے دیکھا جائے تو یہ بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی اچھا پروگرام ہے. اور اسپیشلی جو شروع میں بات کی گئی کہ دونوں شرط ہیں کہ ایک تو بچہ قابل ہو اور دوسرا یہ کہ اس کے حالات، اور قابل ہونا اور چیز ہے اور حالات کا اچھا یا برا ہونا اور چیز ہے. تو یعنی کہ وہ اس کے پاس وسائل بھی نہ ہو. یہ نہ ہو کہ وسائل بھی ہیں، ایک انسان کے پاس بچہ بھی لائق ہے، تو بھائی جس کے پاس وسائل ہے اس کا بچہ، وہ اپنے بچے کو سپورٹ کرنے کے لیے بہت کچھ کر رہا ہوگا، اس کی اکیڈمیز ہوں گی، سب کچھ ہوگا. تو اس کے لیے یہ والا جو ان کا اسکالرشپ ہے، جو ان کا یعنی کہ مقصد ہے، وہ نہیں ہے ان بچوں کے لیے. یہ صرف ان کے لیے ہے جو پڑھنا چاہ رہے ہیں، لائق ہے، ان کے پاس کیپیبلٹیز ہے لیکن وسائل نہیں ہے. یہ ان کے لیے ایک ہوپ ہے، ایک ان کے لیے امید ہے. بناتا ہے کہ ہاں اگر ہم اچھا پرفارم کر رہے ہیں، اچھا کریں گے، تو کہیں سے کوئی ایک فارم آئے گا، فارم ہم کھولیں گے تو اس میں لکھا ہوگا کہ جناب آپ کو سلیکٹ کیا جا رہا ہے آپ کے مارکس کی بیس پہ، آپ کی جو آپ نے پیچھے پرفارمنس دی ہے پچھلے ریزلٹس میں، آپ آگے کے لیے ہم آپ کا سہارا بننا چاہ رہے ہیں. یہ ایک بڑا ہی خوبصورت ایک آئیڈیا ہے. تو مجھے تو یہ مطلب بڑا انسپائر لگتا ہے کہ یہ والا جو میسج ہے صحیح. دیٹس ونڈرفل جی کہ ہمارے حکومت نے اس طرح کے پروگرامز جو ہیں وہ پاکستانی، آف کورس وی آر این انڈر ڈیولپڈ کنٹری، اور ترقی کے راستے پر ابھی بہت ساری مشکلات جو ہیں اس کا سامنا پاکستانی قوم کو کرنا ہے. اور اگر ہم نے تعلیم کے جو ہمارے جو لٹریسی ریٹ ہے اس کو بہتر کرنا ہے تو اس کے لیے ہمیں ہر انداز سے سوچنا ہوگا اور ہر لحاظ سے ہمیں اپنے لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہوگا. تو یہ بہت ہی اچھا انیشیٹو ہے پنجاب گورنمنٹ کا. میں ایک دفعہ پھر جاننا چاہوں گی کہ آپ کنفرم کر دیں کہ جو پیس اسکالرشپس ہیں وہ آپ نے کہا کہ 3 سطحوں پر دیے جاتے ہیں، میٹرک، انٹرمیڈیٹ اور ہائر ایجوکیشن، ایسا ہی ہے؟ یہ جو پیس اسکالرشپ ہے، جو مین جو اسٹریمز ہیں وہ یہ سیکنڈری پہ، انٹرمیڈیٹ پہ، گریجویشن پہ، ماسٹر لیول میں اگر آپ کو بتا دیں یونیورسٹی میں دیا جاتا ہے. اس کے علاوہ اور بہت سارے طریقوں سے دیا جا رہا ہے. ہمارے کچھ سینٹر آف ایکسیلنس ہے. سینٹر آف ایکسیلنس سے مراد ہے
ہمارے کچھ ایسے ادارے ہیں پاکستان کے جو بہت ہی ہائیلی ریکگنائزڈ ادارے ہیں جو دنیا میں جن کا نام ہے، مطلب میں ایگزامپل کے طور پہ آپ کو نام لے سکتا ہوں، پاک، اس کے علاوہ کامسیٹ ہو گیا، یہ لمس ہو گیا، تو یہ کچھ اس طرح کے ادارے ہیں، ٹھیک ہے. ان میں بھی کچھ مطلب ان کے لیے بھی انہوں نے اسکالرشپ رکھا ہوا ہے کہ وہاں پہ بچوں کو سپورٹ کرنے کے لیے، وہاں پہ ایسے بچے جن کے وسائل نہیں ہیں اور وہ وہاں پہ پڑھنا چاہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہاں پہ ان بچوں کو بھی یہ سپورٹ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ پھر ٹیکنیکل پنجاب بورڈ آف ٹیکنیکل ایجوکیشن، ان کے لیے انہوں نے کچھ اسکالرشپ مختص کیے ہوئے ہیں، تو ان کے بچوں کو جو ٹیکنیکل ایجوکیشن لے رہے ہیں وہ بورڈ کے ذریعے نہیں آ رہے، تو ان بچوں کو بھی پیچھے نہ رہ جائیں، ان کے لیے بھی اسکالرشپ ہے. اسی طرح برادرہڈ کے طور پہ میں دیکھ رہا تھا کہ ادر پروونسز کے لیے، مطلب جو ادر پروونسز ہیں ان کے لیے بھی انہوں نے کچھ اسکالرشپ کیے ہوئے ہیں، تاکہ اگر پنجاب کے جو دوسرے صوبے ہیں اگر وہاں پہ بھی کچھ بچے، ان کے کچھ بچوں کو سپورٹ کیا جا سکے آن دا بہاف آف پنجاب ٹھیک ہے. تو یہ بھی ایک حصہ ہے، وہاں پہ بھی ان کو سپورٹ کیا جا رہا ہے. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو اسکالرشپ تھا پی ایچ ڈی کے لیے، پی ایچ ڈی کا جو اسکالرشپ تھا وہ اس کے لیے بیسک شرط ہی یہ تھی کہ جو ٹاپ 50 یونیورسٹیز ہیں دنیا کی، ان میں اگر ایک بچہ سکیور کرتا ہے ایڈمیشن، اور وہ بھی کسی ایسی مطلب ایسی کوئی یونیک چیز ہے، وہاں پہ 40 بچے جو ان سے اب تک میں آپ کو بھی وہاں پہ جو بچوں کو نا اسکالرشپ دیا جا رہا ہے اور ان کو پڑھنے کے لیے وہاں پہ بھیجا. بالکل ٹھیک ہو گیا. پروگرام کو ہم آگے اپنے اختتام کی طرف لے کر بڑھتے ہیں اور جاننا چاہیں گے راشد صاحب کے بچیوں کی تعلیم کے حوالے سے اپنی رائے دیجیے. ہمارے لوگ آپ کو سن رہے ہیں لاہور اور اس کے گرد و نواح میں، اور یقیناً پنجاب کے لوگ جو ہیں وہ جاننا چاہیں گے کہ آپ اتنی سکسیس سٹوریز بتا رہے ہیں، اتنا ایک پازیٹیو امپیکٹ جو آ رہا ہے تعلیم کے فروغ سے، لوگوں کے اندر جو انکریجمنٹ آ رہی ہے، چاہے وہ صدرن پنجاب ہو یا شمالی پنجاب ہو. تو بتائیے گا ہمارے سننے والوں کو کہ بچیوں کی تعلیم کس قدر ضروری ہے، اور خاص طور پر آپ والدین کو اپنا پیغام دیں تاکہ وہ اپنی بچیوں کو بہتر تعلیم دلوائیں اور وہ بچیاں جو ہیں وہ ملک کی ترقی میں اپنا کردار اچھے سے ادا کر سکیں. جی آپ نے جیسا آپ نے بات کیا، میں بڑی شکر بات کی تھی کہ پہلے بابا قائد اعظم کا آپ نے ایک کال دہرایا تھا، ٹھیک ہے. تو یہ پیغام تو ہمیں 1400 سال پہلے ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بتا دیا کہ تعلیم بہت ضروری ہے، تعلیم بہت ضروری ہے. اور ہمارے سامنے تعلیم جو ہے وہ کسی بھی ترقی یافتہ معاشرے میں شاید پہلا اسٹیپ ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، جو ان کی بنیاد رکھتا ہے کہ انہوں نے ترقی کس طرح کرنی ہے اور انہیں آگے کیسے بڑھنا ہے. اور ہمارے سامنے بہت سارے ممالک کی مثال ہیں. تو میرا تو یہ ماننا ہے کہ ہمیں اپنے بچوں کی تعلیم کا سب سے زیادہ جو فوکس ہے پیرنٹس کا، وہ بچوں کی تعلیم پر ہونا چاہیے. لڑکا ہو یا لڑکی ہو، بیٹا ہو یا بیٹی ہو، دونوں کی تعلیم پہ پراپر فوکس کرنا چاہیے. لیکن شاید کسی حد تک جو بیٹیاں ہیں، بیٹیوں کی تعلیم پہ ہم تھوڑا سا، یہ ہماری سوسائٹی میں تھوڑا سا ایک مطلب ایک تھوڑا ڈارک پہلو ہے کہ ہم بیٹیوں کی تعلیم میں انویسٹ نہیں کرتے، ان پہ تھوڑا خرچتے ہوئے اس کے چاہتے ہیں کہ جی نہیں کل کو یہ بیٹیاں پڑھائی ہو جائیں گی، ہمیں سپورٹ نہیں کریں گی. تو ایسا نہیں ہے، ہمیں بیٹیوں کی تعلیم پہ بھی اس سے بالکل ٹھیک ہے. جی راشد اقبال صاحب ہمیں اپنا پیغام دے رہے ہیں، اور یہ بڑی اچھی بات جو ہے نا انہوں نے کی ہے کہ اکثر ہمارے معاشرے میں ہچکچایا جاتا ہے کیونکہ شاید مائنڈ سیٹ یہ ہوتا ہے کہ جی بچیوں نے اگلے گھر چلے جانا ہے، تو اگلے گھر تو چلے جانا ہے، لیکن ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ وہ اگلا گھر بھی ہمارے ہی اس معاشرے کا ہے. تو اوور آل ہمیں اپنے گھر یا کسی کے گھر کی فکر نہیں کرنی چاہیے، ہمیں اس معاشرے کی تعمیر کی فکر کرنی چاہیے. کیا میں نے ٹھیک کہا راشد صاحب؟ میں نے کہا جی ہمیں اپنے یا پرائے گھر کی فکر نہیں کرنی چاہیے، ہمیں فکر ہونی چاہیے کہ ہمارے معاشرے کے لیے اوور آل یہ کتنا ہیلپ فل ہوگا جب بچیاں تعلیم یافتہ ہوں گی. ایگزیکٹلی. اور میں یہی بات کرنے لگا تھا کہ اگر ہم اس سوچ پر آ گئے، اگر ہم نے یہ سوچ لیا کہ بیٹیوں کی تعلیم اتنی ہی ضروری ہے جتنی بیٹوں کی تعلیم ہے، تو آپ یقین کریں کہ اس سوسائٹی سے، اس معاشرے سے نہ جانے کتنے جو ان کا عصمت کریم اور مریم مختار جیسے جو ہیرے ہیں وہ نکلیں گے، ایسے لوگ نکلیں گے جو ہمارے ملک کا نام روشن کریں گے. اور یہ وہ بچیاں ہیں، یہ وہ ہیرے ہیں جنہوں نے بہت سارے پیرنٹس کو سوچنے پہ مجبور کیا کہ یہ بھی تو کسی کی بیٹیاں ہیں نا، جنہوں نے پیرنٹس کا نام یا والدین کا نام سرخرو کر دیا اور ان کا نام روشن کر دیا. تو یہ میرا خیال ہے کہ ہمیں بھی سوچنا چاہیے اور ہمیں بیٹیوں کو
इक्वल मौका देना चाहिए, प्रॉपर खास तौर पर फोकस करना चाहिए। जी बिल्कुल, खास तौर पर जब हम ये देखते हैं कि उनकी बराबर जो है वो आबादी में तनासब है, और अगर आबादी का इतना बेशतर हिस्सा जो है वो हम काट के अलग रख देते हैं तो फिर वो मुल्क कहाँ तरक्की करेगा। चलते चलते राशिद साहब, वक्त हमारे पास सिर्फ 1.5 मिनट होगा, लेकिन मेरा आखिरी सवाल अभी भी बाकी है। अब हमने तालीम हासिल करना है, इस पर तो बहुत बात की, लेकिन क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पर अपने कमेंट्स दीजिएगा प्रोग्राम के एंड पर कि ऐसे वो कौन से इकदाम हो सकते हैं जिससे जो लड़कियों की सेकेंडरी एजुकेशन की क्वालिटी है उसे बेहतर बनाया जा सके। उसके लिए हमें जो है इंसाफ के ऊपर थोड़ा सा फोकस करने की जरूरत है कि हमें जो अपना निसाब है वो जो है हमें जो इंटरनेशनल एनवायरनमेंट है उसको देखते हुए, देखिए बहुत सी चीजें जो विद द पैसेज ऑफ टाइम अब खत्म हो रही हैं और नई डेवलपमेंट, नई चेंजेस दुनिया में आ रही हैं, तो हमें उनके अकॉर्डिंग थोड़ा सा उनको तैयार करना है अपनी बच्चियों को कि वो उन्हें आईटी की प्रॉपर नॉलेज हो, उन्हें कंप्यूटर के बारे में प्रॉपर पढ़ाया जाए, ठीक है। और दूसरा ये कि स्कूल में जो टीचर्स हैं उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग जो होता है ना, इस पे भी हमें थोड़ा सा फोकस करने की जरूरत है कि उनकी भी ट्रेनिंग जो होती है वो जो आज का दौर है इसके मुताबिक अपने आप को हम मांग कर सकें। जिन्होंने तालीम टीचर्स की आज से 10 साल या 15 साल पुरानी है, उनको आज के दौर के मुताबिक हम थोड़ा सा ट्रेन करें कि आज के डिपार्टमेंट क्या है, वो भी इस टेक्नोलॉजी के दौर से यानी फेमिलियर हो, वो चीजें आगे ट्रांसफर। I think these are the most two significant and basic things you have pointed out. एक तो ये कि निसाब जो है वो इमर्जिंग वर्ल्ड की रिक्वायरमेंट्स को मीट कर रहा हो और उसको पढ़ाने के लिए असातिज़ा भी इमर्जिंग वर्ल्ड और टेक्नोलॉजिकल वर्ल्ड की सारी रिक्वायरमेंट्स को अंडरस्टैंड करते हों, तो फिर ही एक बेहतर क्वालिटी प्रोडक्ट हम जो कि स्टूडेंट्स हैं वो हम मार्केट में ला सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया राशिद साहब, बहुत ही फ्रूटफुल गुफ्तगू रही आपसे, आपने वक्त निकाला, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा। वेल सामीन, दिस इज आरजे सोनिया खान, यू ट्यून इन टू FM 101 लाहौर, और ये प्रोग्राम आपने आवाज़ फाउंडेशन के तावन से सुना, और इस प्रोग्राम का जो मकसद है वो पंजाब में बच्चियों की तालीम के हवाले से उठाए जाने वाले इकदाम से आपको बाखबर करना है, साथ ही साथ जो मसाइल पाए जाते हैं कम्युनिटीज़ में बच्चियों की तालीम को लेकर, अवाम में क्या खदशात पाए जाते हैं, वालदैन के क्या मसाइल हैं, और वो तमाम क्या मामलात हैं जो कि वालदैन को कंसिडर करना चाहिए अपनी बच्चियों को, अपने बच्चों को स्कूल्स में दाखिल करवाने के लिए। उनके ऊपर हम रोशनी डालते हैं, बातचीत करते हैं। हर प्रोग्राम में हमारे साथ कोई मेहमान होते हैं या स्टूडियोज में मौजूद होते हैं या फिर फोन पर हमारे साथ कनेक्ट करते हैं और अपने ख्यालात का इजहार करते हैं। आज राशिद साहब जो कि एक समाजी कारकुन है, उन्होंने पंजाब एजुकेशन एंडोमेंट फंड के हवाले से हमें काफ़ी इंफॉर्मेशन दी जो कि पंजाब में उन तमाम बच्चों को तालीम के रास्ते पर जो सफ़र है उसको आसान बनाता है स्कॉलरशिप्स के जरिए। तो यकीनन आपने इस प्रोग्राम को एंजॉय भी किया होगा और काफ़ी आप इससे मुस्तफ़ीद भी हुए होंगे। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, इंशाल्लाह एक और प्रोग्राम जल्दी लेकर आएंगे किसी नए मेहमान के साथ। सोनिया खान को इजाज़त दीजिए, अपनी दुआओं में मुझे याद रखिए, अपना बहुत ख्याल रखिए, टेक गुड केयर, अल्लाह हाफ़िज़।